Jai Hind to one and all. Today I am here with the 10th class SST English medium. Today I am here with the unit number 2nd disaster and disaster management of Pariksha board. Today we are going to discuss about short answers. Short answers number फर्स्ट कल हमने कंप्लीट कर लिया था. आज हम शॉर्ट आंसर नंबर सेकंड से देखेंगे. देखिए शॉर्ट आंसर नंबर सेकंड है why are more earthquake take place in the Himalayan region in the north eastern part of India. हिमालयन रीजन में और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, देखिए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट भी जो है पहाड़ी इलाका है जैसे कि आसम वगैरह है ना. तो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पर और हिमालयन रीजन के अंदर ज्यादा अर्थक्वेक क्यों आते हैं. तो देखिए इसका कारण यहाँ पर बताया गया है. जो इंटीरियर मूवमेंट है वो इन पार्ट्स के अंदर, इन इलाकों के अंदर ज्यादा रहती है. जैसे यहाँ पर जो रिवर्स है वो भी बहुत तेज रन करती है ना. तेज रन क्यों करती है? क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर स्लोप्स वगैरह है. तो स्लोप होने की वजह से जो रिवर्स है यहाँ पर बहुत तेजी से फ्लो होती है. इसके अलावा यहाँ पर ग्लेशियर्स वगैरह भी होते हैं. तो जो ग्लेशियर पिघलते हैं तो ग्लेशियर पिघलने के कारण भी जो इंटीरियर मूवमेंट है अर्थ की वो बहुत ही फास्ट हो जाती है. ओके. और जो यहाँ पर रिवर्स है वो भी बहुत ही फास्टली मूव करती है. तो इसकी वजह से जो इंटीरियर मूवमेंट है वो भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है अर्थ की. तो इसलिए यहाँ पर अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, है ना. जो इंटीरियर रॉक्स होती है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है. तो ये कारण है यहाँ पर अर्थक्वेक ज्यादा आने का. थर्ड नंबर है व्हाई ड्रॉप टेक प्लेस इन द वेस्टर्न पार्ट एंड द सेंट्रल पार्ट. जो ड्रॉप या सूखा है वो सेंट्रल पार्ट या वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्यों होता है. तो देखिए इसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पर अनइक्वल और इररेगुलर रेनफॉल से, है ना. देखिए यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अनइक्वल और इररेगुलर रेनफॉल है. ऐसा नहीं होता कि हर जगह पर एक जैसी रेनफॉल होती है, बल्कि अनइक्वल और इररेगुलर रेनफॉल होती है. यदि हम वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट की बात करें तो यहाँ पर रेनफॉल अनसर्टेन होता है, मतलब ज्यादा रेनफॉल की गुंजाइश नहीं होती है. ओके. देखिए ज्यादातर जो रेनफॉल है वो रेनी सीजन के अंदर होता है, मतलब 80% जो रेनफॉल है वो रेनी सीजन के अंदर होता है. और यदि रेनी सीजन में रेन नहीं आती है, जो सफिशिएंट रेन है वो नहीं आती है, तो फिर ये माना जाता है कि ये जो एरिया है ये ड्रफ्ट एरिया हो चुका है, मतलब ये ड्राई हो रहा है. ओके. तो इसलिए जो है इसको ड्रफ्ट प्रोन एरिया माना जाता है वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया को. ओके. ड्यू टू दिस द होल सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया केम अंडर द ड्रफ्ट एरिया. ओके. देखिए जब बारिश के टाइम में यहाँ पर वर्षा नहीं होगी और जो मानसून विंड है यहाँ पहुंचने से पहले ही ड्राई हो जाएगी, तो क्या होगा? फिर ये ड्रफ्ट एरिया या ड्रफ्ट प्रोन एरिया कहलाने लगेगा. तो होता यही आ रहा है कि जो मानसून विंड है वो इन एरिया में पहुंचने से पहले ही ड्राई हो जाती है. जाहिर सी बात है ड्राई हो गई, अब उसमें बारिश करने की कोई क्षमता नहीं रही, तो इसलिए ये ड्रफ्ट प्रोन एरिया बनता जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर द सुनामी प्रोन एरियाज इन इंडिया. सुनामी प्रोन एरियाज कौन सा है इंडिया में? देखो एक बात तो ध्यान रखो, सुनामी आती है ओशियंस एंड सीज से, तो सुनामी प्रोन एरियाज वो रहेंगे जो ओशियन एंड सीज से करीब है, लगे हुए हैं, है ना. तो देखिए अगर हम सुनामी प्रोन एरियाज की बात करें तो कोस्टल रीजन ऑफ इंडियन ओशियन का जो कोस्टल रीजन है जैसे कि केरला, फिर अरेबियन सी इन इंडिया आर सुनामी प्रोन एरिया. इसके अलावा अरेबियन सी का जो कोस्टल रीजन है वो भी सुनामी प्रोन एरियाज है. देखिए अगर 26 दिसंबर 2004 के अंदर जो सुनामी आई थी वो इंडियन ओशियंस के अंदर आई थी और तमिलनाडु उससे बहुत ज्यादा बैडली अफेक्टेड हुआ था. मतलब सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड हुआ था कोई सा एरिया, तो तमिलनाडु हुआ था. इसके अलावा केरला, आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी भी कुछ हद तक के अफेक्ट हुए थे. क्वेश्चन नंबर 5 है डिफॉरेस्टेशन इज रिस्पांसिबल फॉर नेचुरल कैलामिटीज और नेचुरल डिजास्टर एक्सप्लेन. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि डिफॉरेस्टेशन, जब हम पेड़ पौधों को काटते हैं तो इससे भी नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल कैलामिटीज आती है. ये सत्य है क्या? हमें इसके बारे में एक्सप्लेन करना है. तो देखिए ये ट्रू है कि डिफॉरेस्टेशन से भी बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज आती है. डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड होती है, ड्रफ्ट होती है, लैंडस्लाइड होती है, सुनामी आती है. अब ये सारी चीजें कैसे आती हैं? देखिए प्लांट सॉइल को कंजर्व करके रखते हैं और इसके अलावा सॉइल इरोजन, सॉइल को इरोज होने से बचाते हैं. इसके अलावा जो फॉरेस्ट होते हैं वो जो क्लाउड्स होते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं और रेनफॉल करने में मदद करते हैं. तो इस तरीके से जो ड्रफ्ट की सिचुएशन है वो पैदा नहीं होती है. अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा काटते जा रहे हैं
तो इसकी वजह से ये सारी सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा है, सूखा पड़ना, समय पर रेनफॉल ना होना, या फ्लड आना, है ना। जैसे जब ज्यादा पानी गिरता है तो पेड़ पौधे तो है ही नहीं, अब उनकी जो रूट्स है वो सॉइल को इरोज होने से बचाती है, तो एक तो यहाँ पर सॉइल इरोजन भी हो जाएगा और जो पानी है वो आसपास एरियाज में भराने भी लग जाएगा, क्योंकि अगर पेड़ पौधे होते तो उनकी जड़ उसे सोख लेती। तो ये भी फ्लड वाली सिचुएशन भी यहाँ से हो रही है, ड्रफ्ट भी हो रही है, सॉइल इरोजन भी हो रहा है। ओके इसके अलावा नेचुरल कैलामिटी जैसे कि लैंडस्लाइड, अगर हिली एरियाज के अंदर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो लैंडस्लाइड्स वगैरह भी वाली प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल कैलामिटी आ रही है डिफॉरेस्टेशन से। नाउ क्वेश्चन 6, हाउ एपिडेमिक्स स्प्रेड, एपिडेमिक्स कैसे फैलती है या महामारी कैसे फैलती है वो हमें बताना है। तो देखिए जो एपिडेमिक्स या महामारी है वो जर्म्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी या पोल्यूटेड वाटर इनके कारण फैलती है। जैसे कि हम बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया जो है जहां पर मॉस्किटोज वगैरह पनपते हैं, पोल्यूटेड वाटर्स की वजह से जो ये एपिडेमिक्स है वो होती है। ओके इसके अलावा पोल्यूटेड फूड की वजह से भी एपिडेमिक्स होती है। और इसके अलावा यदि कोई लार्ज क्राउड है टूरिस्ट का और पैसेंजर का, वो कोई दूसरी जगह से आए हुए हैं और जब वो हम उनके संपर्क में आते हैं तो उनको जो कुछ एपिडेमिक्स या बीमारियां हैं वो हमें भी लग जाती है। तो इस तरीके से एपिडेमिक्स फैलती है। देखो एपिडेमिक्स के फैलने के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे जो प्लेग नाम की एपिडेमिक्स है वो चूहों से फैला करती थी, और अभी अगर हम लेटेस्ट में बात करें जो कोरोना वायरस है तो एक वायरस के कारण फैलती है ये, है ना। जब हम उस वायरस के संपर्क में आते हैं, जब कोई व्यक्ति छींकता है, खांसता है, तो उसकी बॉडी में जो वायरस प्रेजेंट होता है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और फिर वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता जाता है, और जब वो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हमें भी वो बीमारी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो इस तरीके से महामारी फैलती है। देखिए महामारी या जो एपिडेमिक्स है वो ऐसी बीमारी को कहते हैं जो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति में नहीं बल्कि कई लोगों के अंदर, हजारों लोगों के अंदर जो फैलती है और बहुत जल्दी से फैलती है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जर्म्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, और अभी लेटेस्ट में हमने देखा वायरस भी, है ना। ये सभी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बीमारियों को फैलाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक चेन और एक्टिविटीज है कि डिजास्टर होने से पहले हम जिसको फॉलो करके डिजास्टर्स को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ये डिजास्टर के समय भी कर सकते हैं या डिजास्टर्स के बाद भी कर सकते हैं। डिजास्टर के समय भी जो टाइमली एक्शंस लिए जाते हैं, वो डिजास्टर्स के बाद में जो सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं, इन सारी चीजों को हम डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। यदि हम मेन स्टेज की बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट की, जो मेन स्टेज है, पहली है एडवांस प्रिपरेशन, जहां पर अर्थक्वेक वगैरह आते हैं या ड्रफ्ट या फ्लड वाली सिचुएशन होती है, तो ऐसे एरिया के अंदर हम एडवांस प्रिपरेशन करें और डिजास्टर्स के टाइम में हम सही एक्शन लें, है ना, मतलब कि घबराए नहीं और सही एक्शन लें टू रिस्टोर नॉर्मेलिटी एंड रिहेबिलिटेशन। देखिए डिजास्टर्स होने के बाद में सिचुएशंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करना चाहिए और रिहेबिलिटेशंस के अंदर जाना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट की स्टेजेस हैं। और प्लान फॉर प्रिवेंटिंग द रिकरेंस ऑफ डिजास्टर एंड मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर्स। अब देखिए डिजास्टर से निकलने के लिए हमें प्लान बनाना चाहिए और जो इल इफेक्ट है डिजास्टर्स के उन्हें कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम डिजास्टर्स को मैनेज कर सकते हैं। डिजास्टर्स होने के बाद भी हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं। ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें मैन मेड डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर को बताना है। तो देखिए ऐसे डिजास्टर जो नेचुरली आते हैं उसे हम नेचुरल डिजास्टर्स या नेचुरल कैलामिटीज कहते हैं, जैसे कि ड्रफ्ट, फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सुनामी। और मैन मेड डिजास्टर वो डिजास्टर या वो कैलामिटीज होती है जो ह्यूमन एरर के कारण होती है ना, जैसे कि एटॉमिक या बायोलॉजिकल केमिकल डिजास्टर्स या भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, और इसके अलावा हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब अटैक हुआ था, ये सब एग्जांपल है मैन मेड डिजास्टर के। या फायर, आग लगना या रोड एक्सीडेंट होना, तो ये सब भी मैन मेड डिजास्टर्स के एग्जांपल है। तो देखिए आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट आंसर्स तक के देखा, कल हम बाकी के बचे हुए शॉर्ट आंसर्स को देखेंगे।
तो जितने शॉर्ट आंसर्स आज आपको हमने बताए उसको अच्छे से लर्न करिए ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।